हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का आज 27 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह है मोढेरा सौर ऊर्जा संचालित विरासत स्थल। तो इसके बारे में जानेंगे। तो इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए इसे संभावित जो प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि यह जो इतिहास, कला एवं संस्कृति से है, जो जीएस पेपर फर्स्ट का टॉपिक है। तो इससे जो करंट अफेयर से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो उसके लिए संभावित टॉपिक है और इससे संभावित प्रश्न है। तो देखते हैं क्या है कि मोढेरा के सूर्य मंदिर के बारे में संक्षिप्त विवरण देते हुए मंदिर स्थापत्य कला की मारू गुर्जर शैली यानी चालुक्य शैली की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो कला एवं संस्कृति से है दोस्तों, तो यह टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से जरूर देखें इस वीडियो को। तो क्या है यह जो करंट अफेयर से रिलेटेड टॉपिक है, तो चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में प्रधानमंत्री ने गुजरात के मेहसाना जिले के मोढेरा गांव को भारत का पहला 24x7 यानी 24 घंटा 7 दिन तक सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया। साथ ही प्रधानमंत्री ने मोढेरा सूर्य मंदिर की 3D प्रोजेक्शन मैपिंग का भी उद्घाटन किया। तो अब क्या है इसके बारे में देखते। तो इसमें प्रमुख जो बिंदु है क्या है कि मोढेरा के साथ साथ मोढेरा का सूर्य मंदिर भी भारत का पहला ऐसा विरासत स्थल बन गया है जो पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित है। अगला पॉइंट है कि मोढेरा सूर्य मंदिर और शहर का सौर ऊर्जा केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच साझेदारी के माध्यम से हुआ है। उसके बाद है क्या कि मोढेरा का सूर्य मंदिर, तो इसके बारे में जानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण राजा भीमदेव प्रथम, जिसकी शासन काल था 1022 से 1063 ईस्वी के शासन काल के दौरान 1026 से 27 ईस्वी में हुआ था। जो मोढेरा मंदिर है, मोढेरा का सूर्य मंदिर, उसका निर्माण किसने करवाया था? राजा भीमदेव प्रथम ने, जिसका शासन जो चला था 1022 से 1063 तक चला था, और यह अपने शासन काल के 1026 से 27 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किए थे। ठीक है। उसके बाद है कि अगला पॉइंट देखते हैं कि यह देश के 4 मुख्य सूर्य मंदिरों में से एक है। यह पुष्पवती नदी के तट पर अवस्थित है और कर्क रेखा के निकट है। और यह जो मंदिर है मोढेरा का सूर्य मंदिर, वह कौन है? यह देश के 4 मुख्य सूर्य मंदिर में से एक है। यह पुष्पवती नदी जो है उसके निकट है और यह कर्क रेखा के निकट है। इसमें जो अन्य 3 प्रमुख सूर्य मंदिर है वह है कोणार्क सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है, मातड़ सूर्य मंदिर जो जम्मू एंड कश्मीर में है, तथा दक्षिणार्क सूर्य मंदिर गया में है। तो 4 तरह के 4 सूर्य मंदिर है भारत में। कौन कौन देख लिए? पहला मोढेरा का सूर्य मंदिर, दूसरा कौन है कि कोणार्क सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में है, मातड़ सूर्य मंदिर जो जम्मू और कश्मीर में है, दक्षिणार्क सूर्य मंदिर जो गया में है, बिहार के। ठीक है। तो इस तरह से प्रीलिम्स के लिए आपके लिए यह इंपॉर्टेंट है। इस सूर्य मंदिर के सामने जो मोढेरा है, मोढेरा के जो सूर्य मंदिर है, इसके सामने क्या है? अत्यंत विशाल जलाशय है जिसमें सीढ़ियों की सहायता से पानी तक पहुंचा जा सकता है। इसे सूर्य कुंड कहते हैं। ठीक है। अगला पॉइंट है कि नदी, तालाब, कुंड, बावली जैसे किसी भी जल निकाय का किसी पवित्र एवं धार्मिक स्थल के पास होना पुराने जमाने से ही आवश्यक समझा जाता रहा है। तो इसके पीछे का कारण है कि लोग क्या है कि वहां से पानी लेकर के स्नान कर करके मंदिरों में जाकर पूजा करते थे। इसलिए इस काल के आते आते ये जल निकाय अनेक मंदिरों के हिस्से में बन गया। ठीक है। अगला पॉइंट है कि गुजरात की काष्ठ उत्कीर्णन की परंपरा का प्रभाव इस मंदिर में उपलब्ध प्रचुर उत्कीर्णन तथा मूर्ति निर्माण के कार्यों में स्पष्ट दिखाई देता है। और यहाँ की जो मंदिर है एवं मंदिर की जो शैली है वह क्या है? किसका? तो काष्ठ उत्कीर्णन की परंपरा का इस पे प्रभाव है और प्रचुर उत्कीर्णन तथा मूर्ति निर्माण में भी है इस तरह के काष्ठ उत्कीर्णन का। किंतु केंद्रीय छोटे देवालयों की दीवारों पर कोई उत्कीर्णन कार्य नहीं किया गया है और दीवारें सादी छोड़ दी गई है। ये मंदिर जो मोढेरा का जो सूर्य मंदिर उसकी विशेषता बताया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद है कि गुजरात, ये तो हो गया। उसके बाद चूंकि अगला पॉइंट है कि चूंकि मंदिर
पूर्वाभिमुख है, इसलिए हर वर्ष विषुवत के समय 21 मार्च और 23 सितंबर को जब दिन रात बराबर होते हैं, सूर्य सीधे केंद्रीय दिवाले पर चमकता है। जो ये सूर्य है ना, वो पूर्वाभिमुख है, यानी पूरब की तरफ उसकी मुख है, यानी दरवाजा है। इसलिए विषुव के समय जो 21 मार्च और 23 सितंबर के समय जब दिन रात बराबर होती है, तो उस समय सूर्य सीधे केंद्रीय दिवाले पर चमकता है, और सूर्य जो होता है वह उसके जो केंद्रीय दीवाल है ना, उस पर चमकता है, बीच वाले दीवार। अगला पॉइंट है कि यह मंदिर स्थापत्य कला की मारू गुर्जर शैली, जो चालुक्य शैली में निर्मित है। इस मंदिर का परिसर 3 भागों में विभाजित है। पहला है क्या कि मंदिर समाकक्ष, जो क्या है कि उल्टे कमल के आधार के समान चबूतरे वाला गुढ़ स्तंभ है। दूसरा क्या है कि सभा मंडप या सीतानी चौड़ी अर्थात सभा कक्ष, यह 52 स्तंभों पर निर्मित है। स्तंभ मतलब खंबे, है ना। ये स्तंभ एक वर्ष में 52 सप्ताह को दर्शाते हैं। और यानी आपको बोले ना कि मोढेरा के जो सूर्य मंदिर है उसकी विशेषता के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि गुर्जर शैली की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, है ना। उसके बाद क्या है कि सूर्य कुंड या राम कुंड जलाशय है, इसमें 108 छोटे मंदिर परिसर हैं। तो इस तरह से क्या है कि जो मढूरा के सूर्य मंदिर है उनकी विशेषताएं हो गई। जो वर्ष 2004 में यूनेस्को ने इससे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। अब क्या है, क्वेश्चन आ जाएगा प्रीलिम्स में कि मोढेरा का सूर्य मंदिर को यूनेस्को ने कब विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया था, तो 2004 में। इस मंदिर से संबंधित त्योहार जैसे उत्तरार्ध महोत्सव है, जिसे जनवरी माह में मनाया जाता है। उसके बाद है कि स्थापत्य कला की मारू गुर्जर शैली, इसके बारे में देख लेते हैं यह शैली क्या है। तो मारू गुर्जर वास्तुकला या चालुक्य शैली या सोलंकी शैली पश्चिम भारतीय मंदिर वास्तुकला की शैली है, जो 11वीं से 13वीं शताब्दी तक गुजरात एवं राजस्थान में चालुक्य वंश, जिसे सोलंकी वंश भी कहा जाता है, के तहत उत्पन्न हुई थी। और यह जो गुर्जर शैली है यह कब उत्पन्न हुई थी इसके बारे में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद है कि यद्यपि यह शैली हिंदू मंदिर वास्तुकला में एक क्षेत्रीय शैली के रूप में उत्पन्न हुई, किंतु यह जैन मंदिरों में विशेष रूप से लोकप्रिय हो गई और मुख्य रूप से जैन संरक्षण के तहत बाद में पूरे भारत में फैल गई, है ना। ये एक प्रकार का क्षेत्रीय था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि पूरे भारत में यह शैली फैल गई, ठीक है। जिसे सूर्य मंदिर जो बना हुआ है कौन है, मारू गुर्जर शैली से बना हुआ, जिसे चालुक्य शैली भी कहा जाता है। और इसकी जो उत्पन्न हुई थी 11वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में हुआ, जो गुजरात और राजस्थान में चालुक्य वंश की जहां शासनकाल था वहां यह उत्पन्न हुआ था। और इसके बाद क्या, यह शैली जो है हिंदू मंदिर वास्तुकला के लिए था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जैन मंदिरों में भी इसका प्रयोग किया जाने लगा और धीरे धीरे पूरे भारत में यह फैल गया। उसके बाद है कि बाहरी तौर पर मारू गुर्जर वास्तुकला की शैली इस अवधि के अन्य उत्तर भारतीय मंदिर शैलियों से अलग है, और जो उत्तर भारतीय जो मंदिर हैं उनसे यह इस शैली अलग है प्रकार के बना हुआ है, ठीक है। अर्थात मंदिरों की बाहरी दीवारों को प्रक्षेपण एवं कोटारिकाओं की संख्या में वृद्धि करके बनाया गया है, जिसमें नुकीली नक्काशीदार मूर्तियों को शामिल किया गया है। उसके बाद है कि क्षेत्रीय स्थापत्य कला का विकास, जो गुजरात एवं समग्र अध्ययन। तो क्या क्षेत्रीय स्थापत्य कला का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में जानते हैं। जो गुजरात एक समग्र अध्ययन, तो गुजरात के स्थापत्य को सोलंकी उपशैली यानी चालुक्य उपशैली या मंडोवार उपशैली भी कहा जाता है। इसके तहत हिंदू मंदिरों के साथ साथ जैन मंदिरों का भी निर्माण हुआ। अगला पॉइंट है कि अर्धगोलाकार पीठ और मंडोवार गुजरात उपशैली की प्रमुख विशेषता है। इस अर्धगोलाकार संरचना को, जिसकी वजह से विमान शिखर अलग अलग दिखता है, मंडोवार कहते हैं, ठीक है। मंडोवार के यहाँ पे परिभाषा दिया गया है, तो आप लोग जरूर इसे एनालाइज करें। अगला पॉइंट है कि माउंट आबू का आदिनाथ मंदिर, तेजपाल मंदिर, सोमनाथ मंदिर, मोढेरा का सूर्य मंदिर सहित पालीताना के बहुत से मंदिर इस शैली के प्रमुख उदाहरण हैं। और जो है कि जो क्या कहते हैं गुर्जर शैली है, चालुक्य शैली, उसमें जो कौन कौन से मंदिर का निर्माण हुआ है इस सब में यह उदाहरण के रूप में दिया गया है। उसके बाद है कि माउंट आबू के मंदिरों का निर्माण सोलंकी शासक भीम सिंह प्रथम के मंत्री दंडनायक विमल ने कराया था। इसी कारण इसे विमल वासाही मंदिर भी कहते हैं।
तो इस तरह से क्वेश्चन हमने देख लिया शुरू में ही। तो कैसा लगा इस टॉपिक बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यह मेंस के व्यू से भी और प्रीलिम्स के व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप देख ही चुके हैं कि टॉपिक में किन किन बातों का जिक्र किया गया है। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कर दें, जिससे उसे भी फायदा हो जाए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे मेरे आने वाली हर वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।